आज का हमारा एडिटोरियल है जीएसटी बॉयंसी। इस बॉयंसी शब्द का मतलब होता है सक्सेस, किसी चीज़ का सफल होना, या फिर आप कह सकते हो टू मेक अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, एक तरह की सक्सेस या सफलता देखने को मिली है। इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। दिसंबर्स रेवेन्यूज सिग्नल सम पोस्ट फेस्टिव का मतलब होता है फेस्टिवल के बाद, किसी त्यौहार के बाद। फर्वर, इस फर्वर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसे हम कह सकते हैं इंथुजियाज्म, या फिर किसी चीज़ के प्रति उत्साह कह सकते हैं इन द इकोनॉमी। तो दिसंबर में जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है, जो जीएसटी कलेक्शन हमें मिला है, वो सिग्नल करता है, संकेत करता है किस चीज़ की ओर, कि फेस्टिवल के बाद में अर्थव्यवस्था में एक उत्साह देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था में एक, आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देखने को मिली है। आगे देखते हैं। एट ऑलमोस्ट ₹1.5 लाख करोड़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब है अंदर की ओर आना, प्राप्त होना, किसी चीज़ का रिसीव होना। इन दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 में जो जीएसटी प्राप्ति है, जो जीएसटी रिवेन्यू है, वो कितना रहा है? लगभग 1.5 लाख करोड़। तो ये इस बात को सिग्नल करता है, इस बात को दर्शाता है अ रिकवरी ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम नवंबर। रिकवरी ऑफ सॉल्ट्स, इसका मतलब हुआ एक तरह की हमें रिकवरी देखने को मिलती है फ्रॉम नवंबर, यानी कि नवंबर में जीएसटी कलेक्शन जो है थोड़ा डाउन रहा था और उसकी रिकवरी हमें दिसंबर में देखने को मिलती है। वैन, यहाँ पे वैन की बात हो रही है, मतलब नवंबर की। वैन रेवेन्यूज फेल टू अ 3 मंथ लो, यानी कि नवंबर में जो जीएसटी रेवेन्यू था वो पिछले 3 महीनों में बिल्कुल डाउन चला गया था, है ना। 3 महीनों में सर्वाधिक लो नवंबर में जीएसटी रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। तो इसकी रिकवरी जो है दिसंबर में हो गई, ऐसा हम मान सकते हैं। नवंबर 2022 रेवेन्यूज वर 10.9% हाइयर देन अ ईयर अगो। देखो, नवंबर 2022 की अगर हम तुलना करें नवंबर 2021 से, तो कुल मिला के अ ईयर अगो, यानी कि पिछले साल की तुलना में नवंबर 2022 के जो राजस्व प्राप्ति हुई वो 10.9% ज़्यादा थी। लेकिन बट स्टिल मार्क्ड का मतलब है किसी चीज़ को चिन्हित करना, दर्शाना। लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिला कि नवंबर 2022 की जो रेवेन्यू प्राप्ति थी उसने इस चीज़ को मार्क किया, इस चीज़ को दर्शाया। द स्लोएस्ट ग्रोथ सिंस जून 2021, यानी कि जून 2021 से जीएसटी कलेक्शन के मामले में सर्वाधिक कम ग्रोथ हमें देखने को मिली नवंबर के महीने में। दिसंबर्स रेवेन्यूज वर 2.5% हाइयर देन नवंबर। अब वर्तमान में जो दिसंबर में जो राजस्व हमें प्राप्त हुआ है, जो जीएसटी कलेक्शन हमें प्राप्त हुआ है, तो वो जो दिसंबर के रेवेन्यूज़ थे वो 2.5% ज़्यादा थे नवंबर की तुलना में। एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना। और ये जो दिसंबर के रेवेन्यूज़ हैं इन्होंने दर्शाया किस चीज़ को? अ 15.2% ईयर ऑन ईयर अपटिक। अपटिक का मतलब है थोड़ी सी उछाल उछाल देखने को मिला आपको, है ना। एक इंक्रीज देखने को मिला, बढ़ोतरी देखने को मिली। तो कुल मिला के दिसंबर के जो रेवेन्यूज़ थे वो नवंबर की तुलना में 2.5% ज़्यादा थे। और अगर हम पिछले साल से तुलना करें, इस दिसंबर की अगर हम पिछले साल के दिसंबर से तुलना करें, तो लगभग 15.2% जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिली। वाइल, जबकि द ₹1,49,507 करोड़ जीएसटी किट्टी, देखो किट्टी का मतलब होता है राशि। किसी जगह आपने क्या किया,
जो राशि है ना उसे एक जगह आपने पूल बना दिया, उसे कलेक्शन कर दिया उसका पूरा की पूरा, तो उसको हमने बोल दिया जीएसटी किट्टी, ठीक है। तो इतना जीएसटी हमें प्राप्त हुआ इस महीने, 1,149,507 या 1.5 लाख करोड़ भी कह सकते हैं इसे, इन दिसंबर में प्राप्त हुआ। इज, तो ये जो जीएसटी है इज द थर्ड हाईएस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम का मतलब होता है एक तरीके का सिस्टम, व्यवस्था, इन जुलाई 2017, यानी कि जुलाई 2017 से जब से ये जीएसटी सिस्टम शुरू हुआ, यानी कि जीएसटी सिस्टम की जब से शुरुआत हुई तब से हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते, पक्के में ये बात है कि तीसरी बार ये जो दिसंबर के मंथ में जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, ये तीसरी बार हमें सर्वाधिक रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। इट मे बी मोर नोटवर्थी दैट, अब ये बात जो है और भी ज़्यादा उल्लेखनीय है, ये बात नोट करने लायक है, ये बात और भी ज़्यादा उल्लेखनीय है देन प्रीवियस रिकॉर्ड्स। देखो हम क्या कह रहे हैं कि जुलाई 2017 से लेकर अब तक जो दिसंबर मंथ में, यानी कि इस दिसंबर मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ है, ये तीसरी बार सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ है हमें, लेकिन इट मे बी मोर नॉटवर्थी देन प्रीवियस रिकॉर्ड। तो पहले के जो 2 रिकॉर्ड हैं हमारे जीएसटी प्राप्ति के, उनकी तुलना में ये वाला जो रिकॉर्ड है ये और भी ज़्यादा उल्लेखनीय है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस रिकॉर्ड्स की तुलना में। क्यों, देखते हैं उसके कारण। पहला कारण तो ये है, जैसा कि हम क्या देखते हैं, दीज टैक्सेस आर लिंक्ड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन नवंबर, यानी कि दिसंबर में ये जो जीएसटी हमें प्राप्त हुआ, तो दीज टैक्सेस कि ये जो जीएसटी टैक्स हैं आर लिंक्ड टू, जुड़े हुए हैं, किन चीज़ से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उन आर्थिक गतिविधियों से। अंडरटेक का मतलब है कि भाई अंजाम देना किसी चीज़ को, है ना, अंडरटेकन इन नवंबर, यानी कि नवंबर के महीने में जिन आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जो आर्थिक गतिविधियां की गई, उनके टैक्स से संबंधित है ये जो हमें दिसंबर में टैक्स प्राप्त हुआ है। दे इंडिकेट दैट फैक्ट्रीज, तो नवंबर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमें ये दर्शाती है, ये संकेत करती है कि फैक्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स वर बिजियर देन दे वर इन अक्टूबर, यानी कि दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन से हमें ये पता चलता है कि नवंबर के महीने में जो हमारी विभिन्न फैक्ट्रीज हैं, इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सेवा देने वाली कंपनीज हैं या जो व्यक्ति हैं, वे बिजी थे, ज़्यादा बिजी थे देन दे वर इन अक्टूबर, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अक्टूबर की तुलना में नवंबर में फैक्ट्रीज और सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे वे ज़्यादा बिजी थे। इम्पैक्टेड, देखो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, किसी चीज़ को प्रभावित करना। तो कुल मिला के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो फैक्ट्रीज हैं, ये नवंबर में अक्टूबर की तुलना में ज़्यादा बिजी थे, और इसने जो है प्रभावित किया, किस चीज़ को प्रभाव डाला इन्होंने, इम्पैक्टेड लिटिल, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, है ना, न के बराबर, बाय पोस्ट फेस्टिव कंज्यूमर फैटिग। देखो फैटिग का मतलब होता है थकान, किसी चीज़ से आप बुरी तरीके से थक जाओ, कंज्यूमर फैटिग। देखो क्या होता है कि फेस्टिवल के बाद में जो उपभोक्ता होता है उसमें एक तरह की थकान देखने को मिलती है, यानी कि फेस्टिवल सीज़न के दौरान उपभोक्ता जो होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन फेस्टिवल के बाद उसकी सक्रियता में कमी आती है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं यहाँ पर कि फेस्टिवल सीज़न के बाद भी जो आर्थिक गतिविधि है वो न के बराबर प्रभावित हुई, ये मतलब हुआ इसका, इम्पैक्टेड लिटिल बाय पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फैटिग, यानी कि फेस्टिवल सीज़न के बाद भी जो उपभोक्ता है उसमें एक तरह की जो लो एनर्जी देखने को मिलती है, उसका ज़्यादा प्रभाव नवंबर में नहीं पड़ा। तो पहली बात तो ये है ना कि भाई अगर हम ये भी एक चीज़ तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो दिसंबर में जो जीएसटी कलेक्शन हमें प्राप्त हुआ है, ये फेस्टिवल सीजन के बाद वाले महीने का जीएसटी कलेक्शन है। दूसरी बात हम ये देखते हैं,
ऑन द टू अदर ओकेजन। देखो अभी तक हमने बात की कि ये जो दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन है ये तीसरा सर्वाधिक बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। तो पहले के जो दो बड़े जीएसटी कलेक्शन थे उनकी हम बात कर रहे हैं ऑन द टू अदर ओकेजन्स, कि दो जो अन्य अवसर थे, दैट जीएसटी रिवेन्यूज वर हायर, यानी कि दो अन्य अवसरों पे जब जीएसटी रिवेन्यूज हायर थे, कितने कितने रहे थे? रुपीज़ 1.67 लाख करोड़ इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन हमें देखने को मिला था कितना? 1.67 लाख करोड़। तो ये भी एक रिकॉर्ड जीएसटी था। और दूसरा सर्वाधिक हाईएस्ट कलेक्शन हमें देखने को मिला था रुपीज़ 1.52 लाख करोड़ इन अक्टूबर, है ना, अक्टूबर 2022 में देखने को मिला था हमें रुपीज़ 1.52 लाख करोड़। तो ये जो दो जीएसटी कलेक्शन थे ये बहुत ही हाईएस्ट थे। और इसके बाद में तीसरा हाईएस्ट कलेक्शन जो हमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है दिसंबर 2022 में। तो अब ये जो 1.67 लाख करोड़ है और 1.52 लाख करोड़ है, इनकी क्या खास बात थी? द नंबर्स, कि ये जो आंकड़े हमें देखने को मिले, ये जो नंबर्स हमें देखने को मिले वर बूस्टेड। किसी चीज़ को बूस्ट करने का मतलब होता है उसको और बढ़ा देना, किसी चीज़ को, है ना, उसे और ऊपर ले जाना। वर बूस्टेड बाय टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ईयर एंड रिकन्सिलिएशन। देखो रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? जब हम अकाउंटिंग की भाषा में बात करते हैं तो रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है कि भाई जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो भी आपका अमाउंट्स हैं, उनको चेक करना, है ना, उनका जो टोटल है उसको ठीक तरह से मैच करना कि भाई कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। तो ये जो अप्रैल का महीना होता है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो अप्रैल का महीना है इसको हम क्या मानते हैं? फाइनेंशियल ईयर एंड। तो इस दौरान क्या है कि जो विभिन्न कंपनीज होती हैं, जो विभिन्न टैक्स पेयर्स होते हैं, वे ठीक तरह से अपने खातों का मिलान करते हैं पूरा की पूरा। तो ये जो अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा रहा तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है, क्या? फाइनेंशियल ईयर एंड रिकन्सिलिएशंस एंड। और दूसरा, अक्टूबर 2022 में हमें जीएसटी कलेक्शन बहुत ही हाईएस्ट देखने को मिला, कितना? 1.52 लाख करोड़। तो इसका कारण क्या हो सकता है? प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप। स्टॉक अप का मतलब है सामान को बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा कर लेना, उसका स्टॉक कर लेना। तो प्री फेस्टिव स्पेंडिंग यानी कि ये जो अक्टूबर 2022 में ये जो जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला, इसका कारण हो सकता है कि फेस्टिवल सीज़न, यानी कि फेस्टिवल के पहले जो ज़्यादा मात्रा में लोगों के द्वारा खर्चा किया जाता है या सामान को कंपनीज के द्वारा स्टॉक कर लिया जाता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। तो ये जो है इनके कारण हो सकते हैं कि भाई तीन मौक़ों पर जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक रहा है। एक है अप्रैल 2022, दूसरा है अक्टूबर 2022 और तीसरा है दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 का जो जीएसटी कलेक्शन है वो इन दो जीएसटी कलेक्शन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन रहा, उसका कारण हो सकता है फाइनेंशियल ईयर एंड रिकन्सिलिएशंस। और अक्टूबर मंथ में जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक रहा, उसका कारण हो सकता है प्री फेस्टिव स्पेंडिंग या स्टॉकिंग अप। लेकिन ये जो दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक रहा, उसका कारण इन दो में से कोई भी नहीं है। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर, कि ये बात दिसंबर के मामले में नहीं थी। यानी कि ये जो दो केस हम देख रहे हैं ना, कि फाइनेंशियल ईयर एंड रिकन्सिलिएशन या फिर प्री फेस्टिव स्पेंडिंग या स्टॉकिंग अप, ये सब बातें दिसंबर जीएसटी कलेक्शन के दौरान हमें देखने को नहीं मिली। आर्ग्यूमेंट्स, अब इस तरह के तर्क भी दिए जा सकते हैं दैट कि हाई इन्फ्लेशन बोल्स्टर्ड, कि हाई इन्फ्लेशन का मतलब है उच्च मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई का अधिक होना। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना, किसी चीज़ को सपोर्ट देना। दीज नंबर्स, अब इस तरह के तर्क भी दिए जा सकते हैं कि दिसंबर में जो जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ है उसको सहारा मिला किस चीज़ से? हाई इन्फ्लेशन से। हाई इन्फ्लेशन के कारण रहे दिसंबर के जीएसटी कलेक्शंस ज़्यादा, ये भी कहा जा सकता है। तो ये जो बातें हैं या जो इस तरह के ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आर ओनली पार्टली टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है समर्थनीय, जिसे आप सपोर्ट कर सको। तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आंशिक रूप से समर्थन के लायक हैं। यानी कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, इन्हें हम पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, इन्हें हम पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते। हेडलाइन इन्फ्लेशन,
हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है टोटल महंगाई, यानी कि वस्तुओं के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में, इन सभी को अगर हम इंक्लूड करें और टोटल बात करें तो ये जो टोटल महंगाई है हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन है डिप का मतलब है कमी आना, टू एन 11 मंथ लो ऑफ 5.9% इन नवंबर। तो नवंबर में जो ओवरऑल महंगाई है वो कितनी देखने को मिली हमें, 11 महीनों में सर्वाधिक कम, कितनी 5.9% देखने को मिली। तो यानी कि नवंबर के महीने में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो हमें देखने को मिली 5.9%, जो कि 11 मंथ में, पिछले 11 मंथ में सर्वाधिक कम थी। सर्विसेज इन्फ्लेशन वाज फ्लैट सीक्वेंशली। सेवाओं के क्षेत्र में अगर हम महंगाई की बात करें तो वो बिल्कुल फ्लैट थी। फ्लैट का मतलब है ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना, बिल्कुल एक समान बने रहना। सीक्वेंशली का मतलब है क्रमशः। तो कुल मिला के जो सेवाओं के क्षेत्र में जो महंगाई है वो तो लगभग फ्लैट बनी हुई थी, उसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। एंड गुड्स इन्फ्लेशन, और वस्तुओं के क्षेत्र में जो महंगाई है वो कितनी थी नवंबर में, 6.2%। ठीक है, तो वस्तुओं के क्षेत्र में थी 6.2%। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज क्षेत्र में बिल्कुल फ्लैट बनी हुई थी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो महंगाई थी 5.9%। ओवरऑल में आप जो है सब इंक्लूड कर लेते हो ना, सर्विसेज भी आ गई और आपके गुड्स इन्फ्लेशन भी आ गया, सब आ गया। विच इज हाई, अब ये जो गुड्स इन्फ्लेशन था नवंबर में 6.2%, ये ज़्यादा था, बट फार लोअर का मतलब है कहीं अधिक लो, बहुत ही ज़्यादा लो देन प्रीवियस मंथ्स। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड्स इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला नवंबर में वो कितना था, 6.2%। हालांकि ज़्यादा था, लेकिन पिछले महीनों से अगर हम तुलना करें तो कहीं अधिक कम था। फार लोअर देन प्रीवियस मंथ्स, यानी कि पूर्व के या पहले वाले जो महीने थे नवंबर के, उनसे अगर हम तुलना करें तो 6.2% की जो महंगाई है गुड्स के क्षेत्र में ये काफ़ी कम थी। इसलिए इफ़ इन्फ्लेशन डिड न, देखो डिड का प्रयोग यहाँ पे किया गया है इम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए ना, वाक्य को और ज़्यादा जोर देने के लिए। नज अप, देखो नज का मतलब होता है किसी चीज़ को और प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, थोड़ा सा और उसको जो है ऊपर की ओर धकेलना। तो अगर हम ये माने, इफ़ है ना, कंडीशनल हो गई बात, इफ़ इन्फ्लेशन डिड नज अप रेवेन्यूज, कि अगर ये जो महंगाई है इसने रेवेन्यू को ऊपर की ओर धकेला होता, यानी कि ये जो महंगाई है इसने अगर रेवेन्यू को पुश किया होता, इनकरेज किया होता, इट डिडंट प्ले एनी मोर ऑफ अ रोल, it didn't play any more of a role in December than it did in earlier months when price rise was higher। तो देखो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि यदि ये जो इन्फ्लेशन है तो अगर इसने रिवेन्यू को सपोर्ट किया, यानी कि इसने रिवेन्यू को एनकरेज किया, यानी कि महंगाई की वजह से रिवेन्यू ज़्यादा रहा, तो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि इस महंगाई ने दिसंबर में कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया। रोल प्ले करने का मतलब होता है अपनी भूमिका निभाना। देन इट डिड इन अर्लियर मंथ्स का मतलब है पूर्व के महीने, पहले वाले महीने, कि दिसंबर के पहले वाले जो महीने थे जिनमें महंगाई ज़्यादा थी। तो देखो ये बात ये हुई कि दिसंबर में महंगाई ने उतना रोल प्ले नहीं किया जितना महंगाई ने पूर्व के महीनों में किया था। तो कुल मिला के ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, इसको हम पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते कि ये जो इन्फ्लेशन है इसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा रहा। फ्रॉम व्हाट इज़ नॉन सो फार, यानी कि अब तक जो कुछ हमें ज्ञात है उसके अनुसार अगर हम बात करें, द 8 कोर सेक्टर्स रिबाउंड का मतलब होता है पुनः उछाल मारना, है ना, और ऊपर जाना। अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर, है ना, अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों को हम माप लेते हैं और इनसे डिसाइड करते हैं कि अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो ये जो 8 मुख्य क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, इनमें हमें पुनः उछाल देखने को मिला, है ना, इनमें ग्रोथ देखने को मिली। कितनी, टू ग्रो 5.4% इन नवंबर फ्रॉम अ मेयर 0.9% इन अक्टूबर, यानी कि अर्थव्यवस्था के ये जो 8 प्रमुख क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अक्टूबर में
मात्र 0.9% की वृद्धि देखने को मिली थी, जबकि नवंबर में इन क्षेत्रों में 5.4% की वृद्धि देखने को मिली। वैन इंडस्ट्रियल, अब ये वहन जो आया है ना, ये वहन आया है कि भाई अक्टूबर के महीने में हमें क्या देखने को मिला था, अक्टूबर में क्या हुआ था, जबकि इंडस्ट्रियल आउटपुट की जो औद्योगिक उत्पादन है, आउटपुट का मतलब है आपका उत्पादन, टैंक्ड, देखो यहाँ पे टैंक जो है ना वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। टैंक का मतलब होता है कि जो कीमतें हैं या जो वैल्यू है उनका बहुत ही ज़्यादा डाउन चले जाना, नीचे चले जाना। व्हेन इंडस्ट्रियल आउटपुट टैंक्ड एंड अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब है बहुत ही चिंताजनक, 4%, कि अक्टूबर में हमें क्या देखने को मिला, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, वो बहुत ही टैंक, बहुत ही डाउन चला गया। और कितना चला गया, बहुत ही चिंताजनक स्थिति में आ गया, लगभग बहुत ही 4% है ना, इतना रहा आउटपुट, इतना नीचे चला गया। वाइल, जबकि नवंबर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नवंबर का जो औद्योगिक उत्पादन है ना, उनके लेवल्स की अगर हम बात करें ना कि नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितने, किस लेवल पे रहा, विल ओनली बी नोन लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, दिस मंथ, कि इस महीने के बाद में ये क्लियर हो पाएगा कि नवंबर के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल्स हैं वो किस स्तर पे थे। लेकिन द जीएसटी रिवेन्यूज़, की ये जो जीएसटी रिवेन्यूज़ हमें प्राप्त हुए हैं ये इंडिकेट करते हैं कि दैट द डिमांड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हेल्ड अप। देखो होल्ड अप की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है बने रहना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग बने रहना या किसी चीज़ का सक्सेसफुल बने रहना। तो ठीक है, नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो लेवल है ये तो हमें इस महीने के बाद में पता चलेगा, लेकिन जो जीएसटी रिवेन्यू है वो ये इंडिकेट करते हैं कि गुड्स यानी कि वस्तुएं और सेवाओं की जो मांग है वो लगातार स्ट्रॉन्ग बनी रही, तभी तो जीएसटी कलेक्शन इतना ज़्यादा रहा। एज नॉर्थ ब्लॉक मंदारिंस, एज जैसा कि हम क्या देखते हैं, नॉर्थ ब्लॉक मंदारिंस, मंदारिंस का मतलब होता है ऑफिशियल्स, अधिकारी। नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं हम उस बिल्डिंग को जहां हमारा वित्त मंत्रालय स्थित है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है, उस बिल्डिंग को, उस ब्लॉक को हम कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक। तो कुल मिला के वित्त मंत्रालय से संबंधित जो भी ऑफिशियल्स हैं वे एंटर कर रहे हैं, किस चीज़ में एंटर कर रहे हैं, द लास्ट लैप ऑफ, यहाँ पे लास्ट लैप का मतलब है एक तरीके से लास्ट पीरियड है ना, लास्ट टाइम चल रहा है। एंटर द लास्ट लैप ऑफ क्यूरेटिंग, देखो क्यूरेट का मतलब होता है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक चीज़ों को अरेंज करना। आप क्या चाहते हो, कोई एक रिजल्ट चाहते हो है ना, आपका कोई गोल है, कोई आप परिणाम कोई चाहते हो, तो उस परिणाम को पाने के लिए आप चीज़ों को अरेंज करते हो ठीक तरह से, तो उसको बोलते हैं क्यूरेट करना। क्यूरेटिंग द यूनियन बजट, कि हमारे जो वित्त मंत्रालय से संबंधित जो भी अधिकारी हैं वे यूनियन बजट को तैयार करने के लिए, ठीक है, एंटर कर रहे हैं ना, यानी कि मतलब फरवरी के टाइम पे लगभग बजट आ जाता है, तो बस टाइम शुरू होने वाला है और बजट की तैयारियां शुरू होने वाली है। तो लास्ट लैप, लास्ट लैप का मतलब ध्यान में रखना, लैप का मतलब है किसी चीज़ का पार्ट, किसी चीज़ का हिस्सा। तो कुल मिला के जो नॉर्थ ब्लॉक मंदारिंस हैं वे यूनियन बजट को तैयार करने की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है, बस अब इसकी तैयारियां शुरू होने वाली हैं। द लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट, तो जो नवीनतम, लेटेस्ट का मतलब है अभी हाल ही में जो आपको प्राप्त हुआ है, तो जो भी लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट है यानी कि जो जीएसटी वर्तमान में अभी हाल ही में हमें प्राप्त हुआ है, शुड प्रोवाइड सम होप, तो ये जो जीएसटी कलेक्शन है इसके माध्यम से कुछ आशा होनी चाहिए, यानी कि ये उम्मीद, यानी कि ये जो जीएसटी कलेक्शन है इसके माध्यम से जो नॉर्थ ब्लॉक मंदारिंस हैं उन्हें एक होप मिलनी चाहिए, उन्हें एक उम्मीद मिलनी चाहिए। वाइल का मतलब है जबकि, वर्किंग आउट, वर्कआउट का मतलब है किसी चीज़ पे काम करना, वर्किंग आउट द फिस्कल ग्लाइड पाथ, फिस्कल का मतलब हो गया वित्तीय, और ग्लाइड पाथ, ग्लाइड पाथ का मतलब होता है कि एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा मार्ग है ना, पाथ का मतलब हो गया मार्ग, ग्लाइड पाथ का मतलब है कि आप क्या करते हो कि जो भी आपके पास में असेट है यानी कि जो भी आपका पैसा है उसे आप आवंटित करते हो कि भाई किस क्षेत्र में कितना पैसा जाएगा, आप क्या कर रहे हो, एक मार्ग बना रहे हो
और उस मार्ग को बनाते वक्त आप ये निर्धारित कर रहे हो कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ। फिस्कल ग्लाइड पाथ का मतलब हो गया कि आपका मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला है आपका जिसके माध्यम से आप जो भी आपके पास असेट हैं उसको आप अलोकेट करते हो कि भाई कितना फंड किस चीज़ में जाएगा। ठीक है, कि भाई एक पर्टिकुलर टारगेट डेट आपको दे दी मैंने कि भाई इस टारगेट डेट तक ये फंड है और इस फंड को आपको डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ कितना कितना जाएगा। तो कुल मिला के यही तो काम किया जाता है बजट बनाने के दौरान, कि बजट बनाने के दौरान आपको एक साल का टारगेट होता है और इस साल के टारगेट में आपको देखना होता है कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कितना कितना पैसा किस किस परियोजनाओं पे खर्च करना है। तो कुल मिला के ये जो नॉर्थ ब्लॉक मंदारिन्स हैं इनको रिसेंट जीएसटी कलेक्शन से फिस्कल ग्लाइड पाथ को निर्मित करने में मदद मिलनी चाहिए। एंड रेवेन्यू एस्पायरेशन, देखो अस्पायर करने का मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना, होप करना, उम्मीद करना। एंड रेवेन्यू एस्पायरेशंस फॉर द कमिंग ईयर, और ये जो वर्तमान जीएसटी कलेक्शंस है इससे ये मदद भी नॉर्थ ब्लॉक मंदारिन्स को मिलनी चाहिए कि वे जो है एस्पायर कर सकें, कि भाई उम्मीद कर सकें कि आने वाले साल में उन्हें जो है कितना जीएसटी प्राप्त हो सकता है। नॉट ओनली हैव, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है न केवल ये बल्कि ये भी। तो देखो क्या बात कही जा रही है, नॉट ओनली हैव जीएसटी कलेक्शन, कि जो जीएसटी कलेक्शन है, नॉट ओनली हैव जीएसटी कलेक्शन बीन ओवर ₹1.4 लाख करोड़ फॉर 10 स्ट्रेट मंथ, कि लगातार पिछले 10 महीनों में, इस 10 स्ट्रेट मंथ का मतलब है लगातार एक के बाद एक है ना, सीधे। तो पिछले जो 10 महीने हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें जो जीएसटी कलेक्शन है वो न केवल 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है, बल्कि दिसंबर्स हेल्थी इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब है प्राप्त होना, है ना, कोई चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन दिसंबर में ये जो हेल्थी इनफ्लो है, यानी कि दिसंबर में जो काफ़ी अच्छा खासा जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ है, लिफ्ट अप का मतलब है और ऊपर उठा देना किसी चीज़ को और बढ़ा देना। द एवरेज मंथली इनटेक का मतलब है अंदर की ओर आना किसी चीज़ का, ना कोई अमाउंट है वो आपको प्राप्त हुआ, ऑफ 2022-23 टू ₹1.49 लाख करोड़। लेकिन दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन ने क्या किया है कि जो एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन है 2022-23 का, इसको बढ़ा दिया है और अब कितना हो गया है एवरेज मंथली कलेक्शन 1.49 लाख करोड़। बट लेकिन देयर इज़ लिटिल रूम, देखो लिटिल रूम का मतलब है न के बराबर गुंजाइश, यहाँ रूम का मतलब है गुंजाइश, जगह, लिटिल का मतलब है न के बराबर, फॉर कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब, कॉम्प्लेसेंट का मतलब है संतुष्ट, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब है कि मान लो आपका परीक्षा परिणाम अच्छा आया तो आप जो है संतुष्ट हो गए, इसके बाद में आपने मेहनत करना ही बंद कर दिया या मेहनत करना कम कर दिया। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि ठीक अच्छी बात है कि जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन ये संतुष्टि का कारण नहीं है, कि हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, यानी कि इस बात के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि हम जो है संतुष्ट होकर बैठ जाएं। एनी स्लैकनिंग का मतलब है ढील देना, है ना, किसी चीज़ में। एनी स्लैकनिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो हमारी आर्थिक गतिविधि है उसमें अगर किसी भी तरह की ढील आई, ड्यू टू का मतलब है के कारण, ग्लोबल हेडविंड्स का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अगर किसी भी तरह की ढील आर्थिक गतिविधि में आती है तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कुड यहाँ पे आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, तो ऐसा हो सकता है ड्रैग डाउन का मतलब है नीचे घसीटना, रेवेन्यूज टू, तो इसके माध्यम से टू यहाँ इसका मतलब है भी, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि जो रेवेन्यूज़ है, जो आपका राजस्व प्राप्ति है वो भी डाउन जा सकती है, वो भी नीचे जा सकती है। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई अच्छी बात है जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हमें संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार प्रयास को जारी रखना होगा। क्योंकि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अगर आर्थिक गतिविधि जो है उसमें अगर किसी भी तरह की ढिलाई आती है, कमी आती है, तो उसका परिणाम रेवेन्यू पे भी पड़ेगा और रेवेन्यू भी नीचे जा सकता है। द जीएसटी काउंसिल, यानी कि जो जीएसटी सभा है, विच मेट ब्रीफली लास्ट मंथ,
पिछले महीने ये जो जीएसटी काउंसिल है इसकी एक छोटी सी मीटिंग हुई, ज़्यादा देर के नहीं हल्की सी मीटिंग हुई आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, कि एक लंबे अंतराल के बाद पिछले महीने जीएसटी की एक छोटी सी बैठक हमें देखने को मिली। लेकिन उस मीटिंग में लेफ्ट छोड़ दिया गया किन चीज़ों को? क्रिटिकल रिफॉर्म्स का मतलब है महत्वपूर्ण सुधार। हैंगिंग का मतलब है जो कि पेंडिंग है, जो कि बने हुए हैं। क्रिटिकल रिफॉर्म्स हैंगिंग, यानी कि पिछले महीने जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हैं जीएसटी से संबंधित, उन्हें किया जाना चाहिए था लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है मस्ट बी कन्वीन का मतलब है बुलाना, जैसे बैठक को बुलाना या बैठक को आयोजित करना। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है मस्ट बी कन्वीन्ड सून, इसे जल्द ही बुलाया जाना चाहिए। आफ्टर द बजट, यानी कि बजट के तुरंत बाद जो जीएसटी काउंसिल है उसकी बैठक होनी चाहिए। नॉट जस्ट टू हेल्प सस्टेन रेवेन्यूज इनफ्लो, अब इसकी बैठक क्यों होनी चाहिए? न केवल इसलिए, नॉट जस्ट टू हेल्प, सस्टेन का मतलब है किसी चीज़ का बरकरार रहना, किसी चीज़ का कायम रहना। टू हेल्प सस्टेन रेवेन्यू इनफ्लोस, कि जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहे हैं वे लगातार बने रहें, इसके लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है ऑल्सो इस बात के लिए भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हो और वे इस टारगेट को सेट करें। टू एम का मतलब है इस उद्देश्य को निर्धारित करें। टू रैक इन, देखो रैक इन का मतलब होता है टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टू रैक इन मोर फ्रॉम अ रैशनलाइज्ड का मतलब होता है लॉजिकल, रैशनलाइज्ड का मतलब होता है वाजिब। बोलते हैं ना, जैसे आप दुकान पे कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप कहते हो कि भैया वाजिब दाम लगाओ, उल्टे सीधे रेट मत मांगो इसके, तो इसका मतलब है बिल्कुल वाजिब। तो कुल मिला के जीएसटी काउंसिल इसकी मीटिंग जो है इसलिए भी ज़रूरी है कि वे जो है अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करने का प्रयास करें ना। रेकिन मोर, तो रेकिन का मतलब हुआ गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ रैशनलाइज्ड रेट स्ट्रक्चर, कि रेट स्ट्रक्चर विच ब्रिंग का मतलब है लाना ऑल द प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड आइटम्स। देखो अभी क्या किया गया है कि जो जीएसटी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कई आइटम्स हैं, कई सारी वस्तुएं हैं, उन्हें एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि उनके ऊपर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता। तो उन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए और उनके ऊपर जो वाजिब रेट होनी चाहिए जीएसटी की वो रेट जो है उन पे लगाई जाए, ठीक है, ताकि उससे ज़्यादा रैकिन है ना, ज़्यादा मनी जो है प्राप्त हो सके, ठीक है। तो कुल मिला के जो अन्य आइटम्स हैं जो कि वर्तमान में एक्सक्लूडेड हैं, जिनको शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भी जो है इस जीएसटी के दायरे में लाया जाए ना, इनटू द वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स है ना, ये बात कही जाती है जीएसटी के लिए ना, कि भाई जो जीएसटी है उसके लिए कहा जाता है कि ये जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्र। तो कुल मिला के जो अन्य एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं उन्हें भी जीएसटी के क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके, जीएसटी के दायरे के अंतर्गत जो है लाया जा सके और उन पर भी जो है वाजिब जीएसटी रेट जो है लगाई जा सके, जिससे ज़्यादा पैसा जो है वो रैकिन हो सके, यानी कि ज़्यादा पैसा जो है प्राप्त हो सके। इसके लिए भी जीएसटी काउंसिल को अपनी बैठक में विचार करना चाहिए और इसके लिए भी कोई प्लान बनाना चाहिए।